ये ऑपरेशन करते हैं आईएसआई। कल आईएसआई मना कर देगा हम तो जानते ही नहीं कौन है हाफिज सईद। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, कौन हाफिज सईद, हमें तो नहीं पता। 26/11 किसने करा, हमें तो पता ही नहीं किसने करा। तो हम तुम्हें स्टोन एज यानी कि पत्थर के युग में भेज देंगे। अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को कि 2 मिनट लगेंगे, पत्थर के युग में चले जाओगे। इन्होंने 4-5 लोगों ने मिलकर एक साथ इजराइल को अटैक करा, एक साथ, कि यहूदियों को मार दो। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, ये सब झूठ बोलते हैं। भारत ने यह वोट दिया था कि इजराइल बनना ही नहीं चाहिए। इंडिया वोटेड अगेंस्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यार मैंने फिलिस्तीन वालों को पहले से ही बोला था और मैं बोलता चला आ रहा हूं, ठीक है। शेर की ओखली में सर दोगे तो शेर पंजाब मारेगा। अब शेर पंजाब मार रहा है और आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। आपको क्या लगा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों हैं? गाजा को ठोक ठोक के इन्होंने पूरे गाजा का हलवा बना दिया, हलवा बना दिया। अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पैलेस्टीनियंस। अब ये हमास वाले कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करो, हम बड़े परेशान हैं। मिला क्या यार अटैक करके? एक बात बताओ, तुम्हें मिला क्या, हासिल क्या हुआ? दुनिया को ये दिखाने के लिए कि दोस्ती मत करो इजराइल से, अरब देश हैं वो दोस्ती ना करें इजराइल से, बस ये। यार इजराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्लोबल हब है और दुनिया मफाद पे चलती है। आपको क्या लगा कि इजराइल को आप इग्नोर कर देंगे? तुम्हारे जो तुम सो कॉल्ड तुम्हारा कोट अनकोट फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके लिए ये सऊदी अरब का भी फ्रीडम स्ट्रगल है, ये दुनिया भर का फ्रीडम स्ट्रगल है? ऐसा सोचा था तुमने? बेवकूफों। अब तुम्हें मार पड़ रही है, अब तुम्हें बुरा लग रहा है, और मार अभी और पड़ेगी, साल भर और पड़ेगी, साल 1.5 साल, फिर थक जाएंगे, फिर यहूदी बैठ जाएंगे चुपचाप। पर अभी तुम कुटोगे बेटा, ठीक है ना? अब देखो, तुम्हारी बिल्डिंगें चली गई, तुम्हारे शॉपिंग मॉल चले गए, तुम्हारी सड़कें चली गई यार, ठीक है, तुम्हारे स्कूल चले गए, सबसे बड़ी बात तुम्हारी नौकरियां चली गई। नौकरी से याद आया दोस्तों कि पूरी दुनिया में रिसेशन और इन्फ्लेशन का बुरा असर हुआ और बहुत से लोगों को अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी। अब हर इंसान, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है। आज की दुनिया में हर एक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक कि पूरी दुनिया ही डेटा से चल रही है दोस्तों। चाहे छोटा या बड़ा बिजनेस हो या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री या फिर कोई कंट्री, कोई भी डिसीजन दोस्तों बिना प्रॉपर डेटा एनालिसिस के लिया ही नहीं जा सकता। और यही रीजन है कि आज की तारीख में डेटा एनालिस्ट प्रोफेशन सबसे ज्यादा डिमांड में है। चाहे बात मूवी की रेटिंग हो या इलेक्शंस में सर्वे की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स दिखानी हो या फिर दुनिया की जीडीपी की स्टडी हो, आईपीएल में क्रिकेटर्स की बोली, या फिर किसी स्टार्टअप को फंडरेज करना है, बिना डेटा एनालिसिस के आज की दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। एक डेटा एनालिस्ट की सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड के अनुसार दोस्तों 8 से लेकर 36 लाख रुपए सालाना के आसपास होती है। अब लोगों का सबसे बड़ा मिथ यह है कि इसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड होना या फिर कोडिंग शोडिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये पाकिस्तान है, यानी कि ये झूठ है। कोई भी डेटा एनालिस्ट बन सकता है दोस्तों, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, बस ग्रेजुएट हो तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप एक अच्छी सैलरी हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खुद को फ्यूचर रेडी रखना चाहते हैं तो बस ये प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है। Naukri.com वेबसाइट पर तकरीबन 15 लाख वैकेंसीज हैं और तो और लिंक्डइन पर उससे भी कहीं ज्यादा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की हाई पेइंग जॉब में डेटा एनालिस्ट रैंक नंबर 1 पे था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार स्किल डेटा एनालिस्ट ना आसानी से नहीं मिलते। लेकिन अगर आप एक वेल ट्रेन्ड और वेल स्किल्ड डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ना, वो है कोडिंग इन्वेडर्स, जो स्क्रैच से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक आपको सपोर्ट करेंगे। और ये आपको एक बेहतरीन डेटा एनालिस्ट बनाने में सिर्फ 8 महीने लगाएंगे। इस कोर्स के पूरे मॉड्यूल को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है, जैसे कि अमेजॉन, फिलिप्स, डेलॉयट के लोग, जिन्होंने मार्केट की जरूरत के बारे में सबसे बेहतर मालूमात रखी है। इस पूरे कोर्स को स्क्रैच से पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ 1-on-1 मेंटरशिप की फैसिलिटी दी जाती है। आप अपने किसी भी डाउट के बारे में खुल के पूछ सकते हैं और चाहे आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आप टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ सकते हैं और डेटा एनालिसिस एक्सपर्ट बन सकते हैं। फिलहाल आज की तारीख में कोडिंग इन्वेडर्स का 93% प्लेसमेंट रेट है। 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी सक्सेसफुली पढ़ रहे हैं। साथ ही कोर्स कंप्लीट होने के बाद करियर सर्विस टीम, बेसिकली जॉब असिस्टेंस टीम, आपको सीवी बिल्ड करने में और बहुत से मॉक इंटरव्यूज करवाकर आपको एक स्ट्रॉन्ग विजनरी डेटा एनालिस्ट बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। अगर आपको भी एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट बैच। इसका पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है और साथ ही स्पेशल डिस्काउंट लेना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और इस डिस्काउंट के लिए जस्ट यूज कूपन कोड TCD27, TCD यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स,
27 यानी कि 27%। जस्ट यूज कूपन कोड TCD27, ये कोड यूज करके आप ले सकते हैं 27% डिस्काउंट। तो दोस्तों अब हम आते हैं खबरों पे, और खबरों में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये पूछ रहे हैं, और कई लोगों ने ये भी मुझे मैसेज करे कि यार इजराइल का इतना जबरदस्त कंट्रोल है, समुद्र पे कंट्रोल है, हवा पे कंट्रोल है, जमीन पे कंट्रोल है, हथियार लेकर कैसे आया? मेजर साहब कुछ तो स्टोरी होगी ना कि ये हथियार आए होंगे। अब आप हमसे कह रहे हैं कि साहब हजारों रॉकेट फेंक दिए। अब इजराइल की टेक्नोलॉजी मशहूर है, इजराइल का मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है वो मशहूर है। ये हथियार आए कैसे हमास के पास? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और ये मैं स्टोरी आपको सुनाता हूं। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। देखिए गाजा स्ट्रिप जो है ना इजराइल की, वो 2 साइड से सराउंडेड है, ठीक है, और ये शेयर करती है इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ अपना बॉर्डर ये शेयर करती है। दूसरी चीज है जो वेस्टर्न एंड है, यानी कि इस तरफ का जो वेस्टर्न एंड है, वहां पे इजरायली नेवी जो है वो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक मूवमेंट, नॉटिकल माइल्स अलग होते हैं थोड़े से, नॉर्मल मील अलग होते हैं, तो 12 नॉटिकल मील तक ये अलाउ करती है इजरायली नेवी। तो एक तरफ से इजिप्ट देख रहा है, एक तरफ से इजराइल देख रहा है। दोस्तों पहले तो चीज ये आप समझ लीजिए, ओके। दूसरी बात, ये जो आर्म्स के स्मगलर हैं, अब देखो ना बात ये है कि स्मगलर का तो धंधा ही स्मगलिंग है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फौजें आ रही हैं और ईरान की फौजें कर रही हैं, नहीं। ये जो स्मगलर हैं छोटे छोटे, ये एक हथियार यहां से, 2 हथियार यहां से, थोड़ा एक नट बोल्ट यहां से, इस प्रकार की रोज वहां पे स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग हर जगह होती है। स्मगलिंग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं होती, स्मगलिंग इंडिया नेपाल बॉर्डर में नहीं होती, स्मगलिंग इंडिया चाइना बॉर्डर में नहीं होती, स्मगलिंग मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर में नहीं होती। वहां पर तो ह्यूमन स्मगलिंग होती है। वहां पे तो 100 की तादाद में रोज लोग पार करते हैं और वहां पे अमेरिका में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो स्मगलिंग दोस्तों हर जगह होती है यार। कोई ये कहना कि साहब स्मगलिंग नहीं होती, वो होती है। आप कुछ कर लो, स्मगलर रास्ता अपना निकाल लेता है, तो वहां पे स्मगलिंग होती है। अब देखिए, ये टनल एक तो बोट से, छोटी छोटी बोट से आ गए, ठीक है, जो रबड़ की बोटें होती है ना, डिंजीज बोलते हैं जिनको, रात को आए रबड़ की बोट से धीरे से कट करके सामान डाला, वापस निकल गए। अब वो बोट्स इतनी छोटी छोटी होती हैं कि आप ये लगा लीजिए, सिंगल बेड होता है ना जिसपे सोते हैं, जो जैसे सिंगल, एक तो डबल बेड होता है, सिंगल बेड से छोटे, सिंगल बेड से छोटे, और आप जाओ वहां पे, आपने सामान नीचे बांध दिया प्लास्टिक के बैग्स में डाल के, और धीरे 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 बोट आपकी अंधेरे में जा रही है, नीचे है। इजरायली नेवी आई, पकड़ा कौन है, खट से कैंची काटी, सामान नीचे डूब गया, कोई बात नहीं, जीपीएस लगा है, बाद में उठा लेंगे अगर उठा सकते हैं तो। लेकिन तब नहीं साहब, हम तो ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे, हम मछली मार रहे थे, खो गए थे। आप कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं, है ना, लेकिन अगर उसके बाद कोई माल बरामद नहीं होता, आप उसको क्या करेंगे, कोर्ट से छूट जाएगा वो। तो यही पैंतरा स्मगलर्स अपनाते हैं। स्मगलर्स टनल्स का, सुरंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज है, मैं आपने देखी भी होगी, मैं चाहता हूं आप लोग देखें, उसका सीजन 3 तक भी है, 1, 2, 3 आ चुका है, नेटफ्लिक्स पे है, फौदा है उसका नाम। तो ये जो टीवी सीरीज है ना फौदा, ये आपको दिखाएगा किस तरीके से गाजा में, वेस्ट बैंक में ये पूरा का पूरा मामला चलता है, इजराइल और ये हमास हिजबुल्लाह के बीच में किस तरीके से चलता है। और ये बड़ी ओरिजिनल सीरीज है दोस्तों। ये ओरिजिनल सीरीज इसलिए क्योंकि जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने एक्टिंग करी है, वो एक्चुअली इजरायली आर्मी में थे और वो एक्चुअली ये काम करते थे। उन्होंने अपनी जीवनी के ऊपर थोड़ा बहुत मसाला वसाला ऐड करके बनाई है। बड़ी इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल सीरीज है, ये जरूर देखिएगा। इसका नाम है फौदा। अब ये जो टनल हैं, ये टनल से आए हैं वेपन्स जैसे फजर 3, फजर 5, M302 रॉकेट्स। ये ईरान और सीरिया से घूम के आए हैं गाजा टनल के थ्रू। यानी कि दोस्तों किलोमीटर भर लंबी सुरंगें जमीन के नीचे, 15-20 मीटर नीचे, ऊपर से गाड़ी चल रही है, ऊपर से रोड है, ऊपर किसी का घर बना हुआ है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। खोद रहे हैं, कई सालों से खोद रहे हैं, और ऐसी कई 100 सुरंगें हैं। हमास वालों ने क्या करा है और वहां पे हिजबुल्लाह वालों ने क्या करा है दोस्तों, कि शहर के नीचे शहर बना दिया है। शहर के नीचे शहर कैसे? वो इस प्रकार से कि ऊपर नॉर्मल बाजार है, शॉपिंग मॉल है, स्कूल है, सब कुछ, और 15-20 मीटर नीचे, 30 मीटर नीचे एक सुरंग जा रही है। किसी को नहीं पता नीचे सुरंग है, सीक्रेट। वहां पे ये लोग जब छुप जाएंगे वहां पे या कुछ कर देंगे, तो इस प्रकार की चीजें ये लोग करते रहते हैं। तो कई सालों से ये लोग सुरंग बना रहे हैं। इजरायलियों ने कई सुरंगें तोड़ भी दी हैं, मार भी दिया सुरंगों के अंदर इनको, लेकिन इनकी सुरंगें इतनी ज्यादा बना रखी हैं, इससे स्मगलिंग भी होती है, लोगों की भी, जिसको कहते हैं ना, आवागमन चलता रहता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि मीनवाइल 302 रॉकेट, या इसका नाम खैबर 1 भी है, ये ईरान ने बिल्ड करा है, और ये अनगाइडेड रॉकेट है। यानी कि इट्स लाइक अ स्कड मिसाइल। जैसे स्कड मिसाइल ना, एक तो अनगाइडेड होता है कि आपने मतलब कि एक तो गाइडेड होता है कि आपने उसमें ग्रिड रेफरेंस फीड करी और वहीं पे जाके स्मार्ट बॉम्ब की तरह या एक स्मार्ट रॉकेट की तरह वहां पे जाके लैंड करा। ये वैसा नहीं है, ये डम है।
मतलब ये जैसे दिवाली का रॉकेट बड़ा सा ले लो, अब वो जाएगा तो जहां पे गिरेगा मोटा मोटी गिर जाएगा वहां पे। यू कैन ब्रॉडली एस्टिमेट, आप ब्रॉडली आइडिया लगा सकते हैं कहां गिरेगा, लेकिन पक्के तौर पे आपको नहीं पता चलता है दोस्तों। अब देखिए, ये जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 2021 में उसने बोला कि हमास को ट्रेनिंग, फंडिंग और वेपन्स ईरान से रिसीव होते हैं, और 70% इनकी जो फंडिंग है हमास की, 70% ये ईरान से मिलती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यार देखो, जैसे मैंने ट्वीट भी करा था इसके मामले में और काफी लोगों ने अप्रिशिएट करा, काफी लोगों ने गाली गलौज भी चलती है ना ट्विटर पे। तो बात यह है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये पाकिस्तानी ग्रुप्स है ना दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं दोस्तों, ये क्या है कि ये आईएसआई के फ्रंट फेस है। आईएसआई पीछे काम करता है, ये ऑपरेशंस करते हैं आईएसआई के लिए। कल आईएसआई मना कर देगा, हम तो जानते ही नहीं कौन है हाफिज सईद। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, कौन हाफिज सईद, हमें तो नहीं पता। 26/11 किसने करा, हमें तो पता ही नहीं किसने करा है। यही करते हैं ना पाकिस्तानी। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम के थ्रू करा, हमें तो पता ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता भाई, हम तो बच्चे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो इस प्रकार से ईरान भी यही कहता है कि ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने कोई हथियार वथियार नहीं दिए, कोई पैसा वैसा नहीं दिया इनको। अब ये लोग आके दहशतगर्दी करते हैं। मैं हमास और खासतौर से हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बोला कि 70% इनको जो फंडिंग मिलती है वो ईरान से मिलती है। अच्छा, अब इजरायलियों को, इजरायली एयरफोर्स को 2 सफलताएं मिली हैं, बड़ी सफलताएं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बड़ी सफलता जो उनको मिली है, इन्होंने मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफ हमास, हमास के एक मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी था जिसका नाम था जवाद अबू शमाला, उसको निपटा दिया। ठीक है ना, जवाद अबू शमाला, शमाला का कर दिया धमाला, ही इज गॉन। ठीक है, चले गए, अच्छे, गया ऑफ, इसको मार दिया। और ये फंड इकट्ठा करता था, पैसे, शमाला का काम था कि फंड इकट्ठा करता था। बम मारा, शमाला ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको निपटा दिया। और इसके अलावा ये पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ हमास का जकारिया अबू मामर, ये जकारिया अबू आमिर था, ये हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रिलेशंस, ये पॉलिसी ब्यूरो ऑफ हमास में था, गजा में बड़ा सीनियर मेंबर, मतलब कि बॉस के नीचे वाला, इमीडिएट जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो, उसको भी इजरायली एयरफोर्स ने मारा बम, वहां पे इसको उड़ा दिया। तो 2 मंत्री इन्होंने पिछले 24 घंटे में हमास के उड़ा दिए। अब ये क्या कर रहे हैं इजरायली, ये हमास की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग लीडरशिप ऑफ हमास। ये जो अबू मामर है जिसको मारा, ये कहते हैं क्लोज एसोसिएट ऑफ याह्या सिनवर, और इजराइल की सॉवरेनिटी, इजराइल के खिलाफ लोगों को भड़काना, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, और इजरायलियों को, जो शहरी हैं इजराइल के, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनका जीवन खतरे में डालना, ये इसके ऊपर चार्ज लगा। कोई कोर्ट नहीं, कोई जज नहीं, कुछ नहीं, मारी मिसाइल, निपटा दिया उसको, कहानी खत्म। आई लव यू इजराइल, आई लव यू, काम ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा जी, गाजा के बॉर्डर एरिया हमास से इजराइल ने वापस रिकैप्चर कर लिया। जो बॉर्डर एरिया थे गाजा के, वो इजराइल ने ले लिए हैं, और अभी तक 3000 लोग, दोनों तरफ के 3000 लोग मर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि इजराइल की जो मिलिट्री कैंपेन है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। जो अभी तक हुआ है, 3000 लोग मरे हैं अभी दोनों तरफ। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने बोला है कि महज एक शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। इस बार मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कल भी ये बात बोली थी दोस्तों, मैंने इजरायलियों से बात करी है। ठीक है ना, मेरे दोस्त हैं, जाहिर सी बात है, भाई हैं अपने। मैंने उनसे बात करी, उनकी ना आंखों में खून चढ़ा हुआ है इस वक्त, उनकी आंखों में खून चढ़ा हुआ है इस वक्त। वो उनका वही हो गया है जो अमेरिका का 9/11 के बाद मूड था ना। अमेरिका ने, याद है, परवेज मुशर्रफ था पाकिस्तान का प्रेसिडेंट उस वक्त, परवेज मुशर्रफ को फोन करके बोला था, आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने या किसी ने फोन करा था, और उसको बोला था कि यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, और अगर तुम हमारे खिलाफ हो तो हम तुम्हें स्टोन एज यानी कि पत्थर के युग में भेज देंगे। अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को कि 2 मिनट लगेंगे, पत्थर के युग में चले जाओगे, ये बिल्डिंग सड़कें वड़कें बना रखी है ना, सब मलबा बन जाएगा, 2 मिनट में मलबा बन जाएगा। बोलो हाँ। परवेज मुशर्रफ ने बोला जी हाँ, जी हुजूर, जी हाँ हाँ, इतनी जोर से कई बार जी बोल दिया उसने। ठीक है ना। तो यही मूड में इजराइल है। अब इजराइल ठोक रहा है, और पकड़ के, मतलब ये जितने भी मंत्री से लेकर संतरी हमास के, क्या मंत्री क्या संतरी, सब निपट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, गाजा वालों ने बोला है कि हमारे 700
65 लोग मारे गए हैं, ऐसा गजा के ऑफिशियल फिगर्स हैं। इजराइल की जो डेथ काउंट है वो 900 से ऊपर है। टोटल जो हैं वो 3000 लोग पूरे के पूरे अगर हम मिलाएंगे तो वो मारे गए हैं। दोस्तों, हमास के जो लोग थे उन्होंने बीरी, एक किबुट्स है, किबुट्स यानी कि एक सेटलमेंट, गांव तो नहीं बट एक सेटलमेंट मान लीजिए, तो उधर उन्होंने एक दिन में 100 लोग मार दिए। आप समझ लीजिए एक गांव के, एक छोटे से गांव के, और इजराइल की वैसे भी कोई पॉपुलेशन नहीं है ज्यादा, उसके एक दिन में 100 लोग मार दिए इन्होंने, जिसमें शामिल छोटे छोटे बच्चे, बेबीज, जो टॉडलर्स होते हैं ना, 6 महीने के, साल के, जो चल नहीं सकते पैदल, जो चल नहीं सकते मतलब जो क्रॉल करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छातियों पर गोली मारी है उन्होंने, हमास ने, जिसके लिए भारत के कुछ फिल्म स्टार और जिसके लिए बड़े बड़े लेफ्ट लिबरल वोक जिनको कहते हैं ना, वो कहते हैं वी स्टैंड विद हमास। ये है हमास का असली चेहरा। मैं तो चाह रहा हूं, मैंने बोला ये जो नासूर है ना गाजा, इसको निपटाओ, इसको पूरे को इजराइल शुड टेक ओवर दिस एंटायर प्लेस, टेक ओवर करो उसको पूरा। लोग कहते हैं इजराइल ने इनकी जमीन छीन ली, तुमने अटैक क्यों करा बे? तुमने पहले 6 डे वॉर लॉन्च करा, जूते पड़े तुम्हें, इजराइल ने तुम्हारी जमीन ले ली। फिर तुमने 1973 में योम किपुर वॉर लॉन्च करा, फिर जूते मारे तुम्हें, फिर तुम्हारी जमीन घेर ली, फिर रो क्यों रहे हो यार? अब तुमने दोबारा अटैक करा, फिर तुम्हारी जमीन घेर लेगा, फिर तुम रोगे, विक्टिम कार्ड प्ले करोगे। तुम इजराइल को अटैक करते क्यों हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत में जूते लिखे हैं? हमास, हिजबुल्ला, फलाना, रसगुल्ला, ये सब नाम रखने का क्या मतलब है जब तुम्हें हारना है, जलील होना है, बेइज्जत होना है, तो हिजबुल्ला रखो या रसगुल्ला, उससे क्या फर्क पड़ रहा किसी को? पड़ दे तुम्हें जूते एंड में, ठीक है? जब इजराइल बना था तब इजराइल ने थोड़ा ना ये छीना झपटी मचाई थी कि मैं इसकी जमीन ले लूं उसकी, नहीं। आप लोगों ने अटैक कर करके, अरब स्टेट्स ने अटैक कर करके, उसमें इजिप्ट भी शामिल था, उसमें सीरिया भी शामिल था, उसमें जॉर्डन भी शामिल था, इन्होंने 4-5 लोगों ने मिलकर एक साथ इजराइल को अटैक करा, एक साथ, कि यहूदियों को मार दो। और मैं एक और चीज आपको बताता हूं, ये सब झूठ बोलते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। ये जो भी बोल रहे हैं ना 2 स्टेट सोल्यूशन, कोई भी बोले, इंडियन हो कोई भी हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू लिव, दिस इज ऑल फेक न्यूज। और अब मैं आपको एक्सपोज करता हूं क्यों ये फेक न्यूज है। आप कभी 2 स्टेट सोल्यूशन देखना, ये कह रहे हैं ठीक है पैलेस्टीन को यहां पे होगा, इजराइल यहां पे होगा। इजराइल ने कब मना करा? इजराइल ने बोला ठीक है बैठो कुर्सी पे, हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं असली प्रॉब्लम क्या है पैलेस्टीनियंस में, राइट? जो हमास वाले हैं और वहां पे लेबनान में जो हिजबुल्लाह वाले हैं, वो चाहते, देखो इट इज नॉट दैट कि सब लोग चाहते हैं और इजराइल नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं, इजराइल भी चाहता है। इजराइल ये नहीं चाहता कि पैलेस्टीन पे वो कब्जा कर ले, इजराइल कहता है कि हमें शांति से रहने तो तुम शांति से रहो। बट इजराइल की एक आदत है, तुम ईंट मारोगे ना तो पत्थर नहीं मारेगा, वो पहाड़ फेंक के मारता है फिर, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। हमास और हिजबुल्लाह क्या चाहते हैं? हमास कंट्रोल करता है भाई, हमास के फाइटर्स हैं ये, कोई भी अपना ये आप ये देख लीजिए, जो भी प्रेसिडेंट अपने आप को बोलता है पैलेस्टीन का, जो भी, इनकी औकात क्या है हमास के सामने? हमास के पास तो हजारों फाइटर्स हैं, हाथ में AK-47 लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके और मिसाइल लेके घूम रहे हैं ये लोग अपनी गाड़ियों में लगा के। इनके सामने कौन मुंह खोलता है? ये लोग कंट्रोल करते हैं। हमास नहीं चाहता, हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि इजराइल एग्जिस्ट करे। दोस्तों ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ये लोग नहीं चाहते इजराइल एग्जिस्ट करे। ये 2 स्टेट, फू स्टेट, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 है। वो चाहते ही नहीं कि इजराइल एग्जिस्ट करे यार। 2 स्टेट तो तब होगा ना, इजराइल ये बोलेगा ठीक है इजराइल जहां पे वो इजराइल है, पैलेस्टीन जहां पे पैलेस्टीन, तुम अपना ध्यान रखो, हम अपना ध्यान रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब किस तारीख से हम लेंगे, कौन किसको टेरिटरी वापस करेगा? हमने अटैक करा था, इजराइल ने ये घेर लिया, वो घेर लिया, वेस्ट बैंक की बात है और दुनिया भर की चीजें, वो बात की बात है कि किसकी टेरिटरी किसके पास आएगी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि उस जमीन पे यहूदी रहें। हमास नहीं चाहता कि इजराइल जैसा कोई भी चीज नक्शे में रहे। वो कहते हैं सारे यहूदियों को मार दो और सब इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दो, दैट इज व्हाट दे वांट। तो दिस 2 स्टेट सोल्यूशन is just on a piece of paper. It means nothing, it means zero. And I don't agree with the 2 state solution. यार मैं तो बोल रहा हूं, मैं अग्री नहीं करता, मैं अग्री नहीं। इनको निपटाओ यार, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इनको निपटाओ, पकड़ पकड़ के निपटाओ, ये तभी मानेंगे, लातों के भूत हैं इजराइलियों। और मैं कह रहा हूं दिस इज इजराइल्स फॉल्ट आल्सो, यू वर टू नाइस। द फॉल्ट ऑफ इजराइल इज यू वर टू नाइस। यू थॉट दैट बाय गिविंग जॉब्स you could win them over, by looking after their parents, looking after their kids, you could win them over, and this is what they did, they backstabbed you. India has done, and India has committed the same folly before. We believed Pakistan. Atal Bihari Vajpayee ji went to the Minar-e-Pakistan and they were planning Kargil.
आप इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, ना आप हमास पे भरोसा कर सकते हैं, ना आप पाकिस्तान पे, आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते। ये अगर शांति की बात कर रहे हैं तो उस वक्त इनकी औकात नहीं है आपका बुरा करने की। ये इसलिए अमन की बात कर रहे हैं। जिस दिन इनके पास काबिलियत होगी, जिस दिन इनके पास कैपेबिलिटी होगी, ये घरों में आपके बच्चों को मारेंगे। आप मान के चलिए बच्चों को मारेंगे, क्योंकि इनका मकसद यही है। जब तक आप इनको ठोकते रहेंगे, ये आपके चरणों में पड़े रहेंगे, आपके पैरों पे पड़े रहेंगे। ये इनकी सच्चाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमास चुपचाप बैठी है, सब लोग चुपचाप बैठे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, ठोको इनके घर में जाके। मैं तो पाकिस्तानियों के लिए यही कहता हूं। पाकिस्तानी चुप बैठे हैं ना, अब ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, थोड़े बहुत चुटपुट चल रहा है कश्मीर में, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा ना, ये वक्त है, ठोको पाकिस्तानियों को, ठोको पाकिस्तानी को, ठोक ठोक के हलवा बना दो इनकी फौज का, और मारते रहो इनको, कूटते रहो उनको, कूटते रहो, बजाते रहो भाई, बजाते रहो। वो एफएम में कहता ना, बंदा बजाते रहो, बजाते रहो, तभी भारत में शांति होगी। दोस्तों, खून बहेगा। ये मैं इजरायलियों से कह रहा हूं और ये मैं इंडियन से कह रहा हूं, मैं दोनों से कह रहा हूं, खून बहेगा। अब खून इधर बहाना है आपको, खुद का या दुश्मन का बहाना, ये आप सोच लो। खून बहेगा, किसका बहेगा, दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। आप मन पक्का कर लो कि खून कहां पे बहेगा। शांति वांति अमन वमन ये कुछ नहीं होता। ये बाबा जी का चूरन है, ये आपको बेचा गया है, झूठ है, फ्रॉड है, 420 या फरेब है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 बार बात हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू से। उन्होंने बोला है कि हम खड़े हुए हैं बिल्कुल मजबूती के साथ इजराइल के साथ। और मैं तो यह भी कहता हूं कि भारत को मैं फिर रिएटरेट करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी प्रार्थना है सर, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ब्रह्मोस मिसाइल भिजवाइए टेल अवीव सर, फौरन 50-100 ब्रह्मोस मिसाइल। इस वक्त इजराइल को हमारी जरूरत है सर। इंडिया वोटेड अगेंस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इजराइल बना था ना तो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई थी। उस जमाने में भारत आजाद हो चुका था। आपको पता है भारत ने क्या वोट दिया था? भारत ने यह वोट दिया था कि इजराइल बनना ही नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। भारत ने यह वोट दिया था कि इजराइल बनना ही नहीं चाहिए। इंडिया वोटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इजराइल एंड दैट वाज इंडियाज बिगेस्ट मिस्टेक, द बिगेस्ट ब्लंडर दैट इंडिया हैज कमिटेड जस्ट टू मेक सम पीपल हैप्पी। इंडिया वोटेड अगेंस्ट इजराइल। यह सच आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पर आपको पता है, जब 1971 में हमें जरूरत थी और हम इजराइल को मानते नहीं थे, सबके सामने चुप चुप करके बात करते थे हम, चुप चुप करके, कि जैसे कोई हम गलत काम, अवैध काम कर रहे होंगे। ठीक है, खुसुर फुसुर करके इजराइल से बात कर रहे हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनको बोलें कि आप हमारे भाई हो, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आप हमें रिकॉग्नाइज करो, हमारा एम्बेसी आपके यहां, आपका एम्बेसी हमारा एम्बेसी होना चाहिए टेल अवीव में, या मैं तो कह रहा हूं जेरूसलम में खोलो ना, क्या दिक्कत है? क्यों टेल अवीव में खोल रखा है? व्हाट इज टेल अवीव? नथिंग। यू शुड हैव आवर एम्बेसी इन जेरूसलम एंड दे शुड हैव देयर एम्बेसी, दे हैव देयर एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। वी traditionally have not stood with Israel. And I feel guilty every time I read history. I feel guilty every time because we have not stood with the Jews because of whatever XYZ pressure. मैं कुछ बोल दूंगा, लोग बोलेंगे मेजर तुम तो कम्युनल हो, लेकिन ये बात सच है। इन लोगों ने क्या करा? जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज थी, भारत के मुसलमानों को बुरा लगेगा अगर हमने पैलेस्टीन के खिलाफ, भारत के मुसलमानों क्या लेने देना पैलेस्टीन से यार? क्या लेने देना उनका? कुछ नहीं कह रहे भारत के मुसलमान, चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने काम धंधे में लगे सब लोग। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं, वो तो हर समय कहते हैं, कुछ ना कुछ लोग, हिंदू भी कह रहे हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं, सिख भी कह रहे हैं, ईसाई भी कह रहे हैं, तो नोबडी इज बॉदर्ड यार, सबके अपने काम है। यू डिड नॉट स्टैंड विद इजराइल व्हेन इजराइल नीडेड यू द मोस्ट, बट व्हेन यू नीडेड इजराइल, इजराइल स्टूड विद यू। इज दिस फ्रेंडशिप? दोस्ती ऐसे होती है? 1971 में किसने आपकी मदद करी? इजराइल ने। जो कारगिल में पाकिस्तानी, जब वो जानवर चढ़ गए थे, भेड़िए चढ़ गए थे पहाड़ों पे, तो जो लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी थी, जो आपके एयरफोर्स ने बम मारे थे, वो किसने दिए थे आपको? इजराइल ने। जब आपने बालाकोट की स्ट्राइक करी थी, तो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का याद है आपको? स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, जिन्होंने वो 300 टेररिस्ट मारे थे जैश ए मोहम्मद के, वो किसने वेपन दिए थे आपको? इजराइल ने दिए थे। ऐसे 10 और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जो इजराइल हर समय खड़ा हुआ। आपने इजराइल को माना नहीं माना, इजराइल आपके सामने खड़ा हुआ, और आप क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं इजराइल को ब्रह्मोस दो, इजराइल को पिनाका दो, यहां से भेजो भर भर के इंडियन एयरफोर्स के जहाज भेजो, और बोलो ठोको, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठोको इनको। और अगर और कुछ मदद चाहिए तो और बताओ भाइयों, पैसा चाहिए बोलो, फौजी चाहिए बोलो, हमारे फौजियों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी,
हम भी तो कूटा है हमास वालों को जाके। भेजो एक रेजिमेंट पूरी, 2-3 रेजिमेंट, 5 रेजिमेंट टैंक्स की, अर्जुन की, T-90s की, अंदर घुसो गाजा के और बना दो उसका पार्किंग लॉट। बहुत खुजली हो रही है ना हमास को। मैं बता रहा हूं, इंडियन आर्मी और इजरायली आर्मी को मिलके देयर शुड बी अ फुल ब्लोन पैरा एसएफ ऑपरेशन इनसाइड गाजा। तब इनको पता लगेगा जब मौत सर पे नाचती है क्या होता है। ये छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों के छातियों पे गोली मारी इन लोगों ने। ये मेरा जो गुस्सा है आज क्यों है, ये 3 साल के छोटे बच्चे के छाती पे गोली मारी है, जिंदा जला दिया बच्चे को। और जो हमारे लेफ्ट फाइटिंग फॉर फ्रीडम पैलेस्टीन, थूकते हैं ऐसे फ्रीडम पे, ठीक है ना। दे नीड टू बी किक्ड। एंड आई जस्ट होप टू गॉड, आई विश टू गॉड दैट इंडिया डज समथिंग टेंजिबल। सिर्फ बोलना कि हम आपके साथ खड़े हैं, दैट इज नॉट इनफ। वी आर ओनली सेइंग टू इजराइल दैट वी आर विथ यू। वी नीड टू फिजिकली बी देयर विथ इजराइल ऑन ग्राउंड। That is where friendship matters. Friendship does not matter if we, we tweet or I tweet or something like that. No. We should at least immediately, Israel needs our help. We should send weapons to Israel, and we should send at a minimum $5 billion as a gift. We don't want this money back. $5 billion just sent to Israel. Send all the weapons free of cost to Israel. Then we can say that in a small part, not fully, but in a small part, we have tried to repay the debt of friendship that we owe to Israel. अब ये देखिए, सिडनी में प्रो पैलेस्टीनियन रैली हुई भाइयों, प्रो पैलेस्टीनियन रैली। उसमें ये कहते हैं कि 1000 प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स, ये जहां जाते हैं गंद मचाते हैं। इनके साथ ये प्रॉब्लम है, ये अपने देशों में जो खुद गटर है, इनके देश, इनका मुल्क गटर है, ये बाहर जाते हैं। अच्छा, कई लोग जाते हैं, चाइनीज भी बाहर जाते हैं, ब्राजीलियंस भी बाहर जाते हैं, इंडियंस भी बाहर जाते हैं, यूरोपियंस भी बाहर जाते हैं। लेकिन ये जो गटर वाले मुल्क है ना, ये गटर अपने, ये दूसरे देश को जाके भी गटर बना देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलियंस के जैसे नहीं बनना, इनको वहां पे भी एक छोटा सा पैलेस्टीन बना लेना है, जहां पे वही हमास वमास, हिजबुल्ला, अल जिहाद, काफिर का गला काटें, यही सब ड्रामा इनका। ये पैदा होने से कब्र तक इनका यही ड्रामा रहता है। अब ये क्या बोल रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं गैस द ज्यूज। अब इसकी क्या स्टोरी है, हिटलर ने यहूदियों को पकड़ के गैस चेंबर में डाला था। हिटलर created gas chambers for the Jews and he killed more than 6 million Jews, and that is the worst genocide in the history of this planet. इतना बुरा genocide आज तक नहीं हुआ, the worst genocide. And these people in Australia, they're standing and saying gas the Jews. मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, लोग मुझे कम्युनल बोले, लोग मुझे जो बोले, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो पैलेस्टीनियंस हैं, इनको पकड़ के कूटो, मैं बता रहा हूं आपको। जितना जूते मारोगे उतने लाइन पे रहेंगे। इनको कूटते रहो, मारते रहो, बेइज्जत करते रहो, जलील करते रहो और रुको मत। ये चुपचाप बैठे हैं ना, जाके इनको 4 लगाओ, सवेरे जलील करो, रात को जलील करो, तब ये लाइन पे रहेंगे, वरना ये लाइन पे नहीं। दे आर सेइंग गैस द जूस, ये कह रहे हैं यहूदियों को मारो। ये लोग हैं जिनके पीछे हमारे कुछ सेलिब्रिटीज, इंडियन सेलिब्रिटीज, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम लोग, पता है क्या, हम तो सपोर्ट करते हैं। इनको पता ही नहीं, इनको नॉलेज ही नहीं है। मेरी सबसे बड़ी, पता है सेलिब्रिटीज से क्या मेरी शिकायत है, इंडियन सेलिब्रिटीज से, दिमाग तुम्हारा 2 कौड़ी का नहीं है, ठीक है। थोड़े से फेमस हो जाते हो सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, 2-3 तुम्हारी फिल्में आ जाती हैं, तुम एक्चुअली ओपिनियन मेकर्स बन जाते हो। बुद्धि है तुम्हारी, आई की तुम्हारी मुर्गे जैसी नहीं है, अकल तुम्हारी है नहीं, ओपिनियन तुम्हारे इतने बड़े बड़े हैं, नॉलेज तुम्हारी 0 है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ज्यूज? भाई साहब, 2500 साल से उनके पास अपना देश नहीं है। 2500 साल पहले उनका देश निकाला हो गया था, वो भटक रहे थे, 2500 साल से भटक रहे थे। लेकिन कोई अगर ज्यू के साथ खड़ा हो जाए, इफ समबडी स्टैंड्स विद ज्यूज, देन यू से, ओ ही इज एंटी इस्लामिक, ही इज एंटी। नो, आई एम नॉट एंटी मुस्लिम, आई एम एंटी हमास, आई एम एंटी हिजबुल्लाह। And in India, I am proud to call Muslims, Sikhs and Christians my brother. I am a practicing Hindu and all of them are my brothers. But this Hamas needs to be eradicated. This Hezbollah needs to be wiped out. जब तक इनका निपटारा नहीं होगा ना दोस्तों, दुनिया में शांति नहीं होगी। इनको उखाड़ना है जमीन से, तब जाके ठीक होंगे। ये वायलेंस की भाषा समझते हैं। They understand Hezbollah, Hamas. They respect the language of violence. And this is the language the world must speak against them.
तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। अब मैं लूंगा कुछ सवाल जवाब आपके। दोस्तों पहला सवाल यह है कि अनिरुद्ध पाटिल, नमस्कार अनिरुद्ध जी, ये पूछ रहे हैं कि इजराइल में डिस्ट्रक्शन के बाद वेस्टर्न कंट्रीज की कितनी लॉबीज हैं जो उड़ गई हैं, और क्या हम भारत के साथ वो कंपेयर कर सकते हैं जो पाकिस्तान ने भारत के साथ करा? व्हाट शुड बी इंडियाज IW स्ट्रेटेजी? देखिए बात यह है कि इनका यह कहना है अनिरुद्ध जी का कि वही चीज जो हमास करता है इजराइल के साथ, पाकिस्तान ने भी ये करने की कोशिश करी है। भारत की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि सूचना युद्ध की स्ट्रेटेजी, देखिए सूचना युद्ध की स्ट्रेटेजी है कि हमें कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट जो सच पे बेस्ड है वो हमें बाहर रखना है। किताबें होनी चाहिए, रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, एजुकेशनल ड्राइव्स होने चाहिए। ठीक है, ये जो लोग जो अभी खुशियां मना रहे हैं, ठीक है, ये खुशियां मना रहे हैं अभी कि अरे पाकिस्तान की टीम आ गई, हैदराबाद में देखा, आओ बाबर आजम आओ। इनसे पूछना जो बाबर आजम को बुला रहे हैं कि 19RR के जो CEO जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उनका नाम बता दो कोई। वेलकम बाबर आजम, बताना उसका नाम क्या था, कंपनी कमांडर का नाम क्या था बताओ ना, जो DSP था कश्मीर पुलिस का, SOG वाला, उस DSP का नाम क्या था बताओ, तुम्हें पता है? तुम्हें नाम नहीं पता। बाबर आजम प्ले क्रिकेट, बस तुम इसी में रह जाना। भगवान ना करे, भगवान ना करे, ठीक है, और भगवान ना करे 1000 बार कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हारे मोहल्ले में बम फाड़ा ना पाकिस्तान ने, उस दिन तुम्हें ख्याल आएगा बाबर आजम वेलकम। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बाबर आजम हो चाहे तुम्हारा वो हो, क्या नाम है, हाफिज सईद, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके दिमाग में वही रेडिकलिज्म है, ये कभी नहीं बदल सकते। मकरंद कोनकर, हेलो मेजर सर, माय नेम इज मकरंद। हेलो मकरंद जी, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेटिव। ये कहने हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट हमास कलेक्टेड सो मेनी मिसाइल्स इन गाजा स्ट्रिप एंड येट मोसाद डिडंट नोटिस? अच्छा, तो ये कह रहे हैं ऐसा कैसे? देखिए ये वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं रिपीट करता हूं, ये स्मगलर्स का इस्तेमाल करके, टनल्स का इस्तेमाल करके, और यूको डार्क। आज का दुनिया देखिए, आज की दुनिया डिजिटल है दोस्तों। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं और खासतौर से मकरंद जी आपको बताता हूं, ओसामा बिन लादेन अमेरिकन की नजरों से कैसे दूर रहा, 5-6 साल रहा पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकन को नहीं पता लगा। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि ये आप कोशिश करिएगा, मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा सा अपना भेष बदल लीजिए। अगर आपकी दाढ़ी है तो दाढ़ी कटवा दीजिए, अगर नहीं है तो दाढ़ी रख लीजिए, अगर बाल हैं तो गंजे हो जाइए, गंजे हैं तो बाल रख लीजिए, व्हाटएवर, बेसिक। अलग नाम से अपना आधार कार्ड बनाइए, इंटरनेट का इस्तेमाल बंद, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद, कोई भी चीज जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका इस्तेमाल बंद, मोबाइल फोन, इवन छोटा मोबाइल फोन जो फीचर फोन है वो बंद। आप हर चीज बंद कर दीजिए जिससे बिजली लगती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इंटरनेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड है, जो किसी प्रकार के सेलफोन टावर से, माइक्रोवेव से कनेक्टेड है, आप बंद कर दीजिए। किसी का बाप नहीं ढूंढ सकता आपको, यूपी के किसी गांव में जाके छुप जाइए आप, ठीक है, मध्य प्रदेश के किसी गांव में, राजस्थान के किसी गांव में बैठ जाइए आराम से, चुपचाप 2-3 बीघा जमीन लेके अपना छोटा सा घर बनाइए, वहां पे खेती बाड़ी करिए, किसी का बाप आपको नहीं ढूंढ सकता। फोन ही नहीं करना आपको, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है ही नहीं आपके पास, ईमेल आप इस्तेमाल नहीं कर, आप व्हेन यू गो एनालॉग नोबडी कैन फाइंड यू, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हमास डिड। यही ओसामा बिन लादेन ने भी करा था। अच्छा, द इंडिक हॉराइजन, जैन मेजर साहब, जैन सर, जैन, ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने बोला कि ये कहते हैं कि कॉज ऑफ इजराइल में सपोर्ट करता हूं। जेलेंस्की ने बोला, जेलेंस्की इज अ जू हिमसेल्फ, इज ट्राइंग टू प्ले दिस कार्ड टू गेन इजरायली सपोर्ट ऑन रशिया। Russia seems not to condemn the Hamas action. Is it Russia in a cross fix because of Iran and Syria support to it in Ukraine ops? आप ठीक कह रहे हो, ये आप गलत नहीं कह रहे, ये सब चीजें मिक्स्ड होती हैं। अब हर एक देश के, जेलेंस्की तो चोर है खैर एनीवे, बट हर एक देश के अपने अपने जिसको कहते हैं ना कि अपने अपने हर एक मुल्क के मफाद होते हैं, मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं, और अपने इंटरेस्ट कोई मुल्क नहीं छोड़ता। रशिया को जो लगेगा, इसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता दोस्तों, रशिया को जो ठीक लगेगा रशिया के लिए। अब पुतिन है, पुतिन कहां का प्रेसिडेंट है रशिया का? इजराइल का प्रेसिडेंट तो नहीं है ना, उसने कौन सा इजराइल से लोन ले रखा है? वो अपने लोगों के लिए देखेगा। बेंजामिन नेतन्याहू, उसने कौन सा रशिया से लोन ले रखा है? वो अपने लोगों के लिए देखेगा।
तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ देश कुछ कुछ मामलों में साथ देते हैं, कुछ कुछ मामलों में एक दूसरे से अलग। अब इंडिया चाइना को देख लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लड़ाई चल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लड़ाई इन द सेंस की सो मेनी ट्रूप्स, लाखों ट्रूप्स आईबॉल टू आईबॉल वहां पे बैठे हुए हैं। भारत के ट्रूप्स, चाइना के ट्रूप्स आईबॉल टू आईबॉल बैठे हैं, राइट। लेकिन भारत और चाइना की $125 अरब की एक साल की ट्रेड है। अब आप बताइए, दुश्मनी भी चल रही है, ट्रेड भी चल रही है। ऐसा होता है दुनिया में। आप आज की दुनिया ना, ये जिसको कहते हैं कि सिंगल फेसेटेड नहीं है, मल्टी फेसेटेड है। राहुल आनंद जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल जी। Is it possible that due to Russia-Ukraine war, Iran came very close to Russia and its ally, and Iran is now more aggressively supporting Hamas and Hezbollah against Iran, keeping CIA and Mossad busy in Russia? Israel? नहीं, ये नहीं है। देखिए, इसमें ना रशिया का इतना फैक्टर नहीं है। ईरान जो है, मैं आपको बताता हूं, ये इस्लामी दुनिया में, मैं आपको बताता हूं, इस्लामी दुनिया में जो स्ट्रीट है, जनरली मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादातर, ये जो स्ट्रीट है, यानी कि जो आम लोग हैं जो सड़क पे चलते हैं, उनका यह मानना है कि अमेरिका और इजराइल एक ही है। उनका यह मानना है। और उनका यह मानना है कि, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में जियाउल हक के समय में एक अफवाह उड़ा दी किसी ने। यह बात फैक्ट है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी ने अफवाह उड़ा दी, और यह जियाउल हक नहीं उड़वाई थी, बाद में पता लगा कि ISI के थ्रू अफवाह उड़ा दी कि इजराइल वालों ने मक्का और मदीना पे बम गिरा दिए, और वो जो मस्जिद थे, जो जहां पे वो हज होता है ना, जो उनका जो मुसलमानों को जो एक स्ट्रक्चर होता है, खास एक स्ट्रक्चर है, और काबा और उसके आसपास जो मस्जिद है, उसको उड़ा दिया। एक अफवाह उड़ा दी, ऐसे ही हुआ कुछ नहीं था, अफवाह उड़ा दी कि इजराइल ने कर दिया, ये एक्शन कर दिया। किसी ने, ये पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा कि इजराइल आखिर ऐसा करेगा क्यों करेगा। नहीं जी, हमसे नफरत करते हैं जबरदस्ती। ये पाकिस्तानियों में खुजली है, ये एक उनके अंदर खुराक है कि भैया हमसे नफरत करते हैं इसलिए कर दिया होगा। इजराइल इनकी तरफ थूकता नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में है कि नफरत करते हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या। इजराइल और पाकिस्तान का तो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, यानी कि इजराइल का एम्बेसी इस्लामाबाद में नहीं है, और इस्लामाबाद और पाकिस्तान का एम्बेसी तेल अवीव में नहीं है, ठीक है। अब ये भीड़ घूमने लगी, क्या करें। जियाउल हक को पता था क्या होगा, ही न्यू वेरी वेल कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। अब ये भीड़ घूमने लगी। अब आप इजरायली किसी चीज पर हमला कैसे करेंगे? पाकिस्तान के अंदर तो एम्बेसी है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तो ये लिखा है कि हर एक देश के लिए मान्य है, सिर्फ इजराइल के लिए मान्य नहीं है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, उन्होंने क्या करा भाइयों ने, पाकिस्तानियों ने मिलकर अमेरिकन एम्बेसी को जला दिया। पाकिस्तानियों ने अमेरिकन एम्बेसी को जला दिया इस्लामाबाद के अंदर। क्यों? क्योंकि इजराइल ने सऊदी अरब, अब इजराइल जो है वो एक अलग देश है, सऊदी अरब अलग देश है, पाकिस्तान अलग देश है, और अमेरिका अलग देश है, राइट। एक अफवाह उड़ी पाकिस्तान से, सुनिए, पाकिस्तान से एक अफवाह उड़ी कि इजराइल ने सऊदी अरब में बम गिराया। पाकिस्तान से अफवाह उड़ी कि इजराइल ने सऊदी अरब पे बम गिराया, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका का एम्बेसी जला। अब इसका लॉजिक आप माथा पकड़ लो, माथा पीट लो, सर मारो जमीन पे, ये पाकिस्तानी लॉजिक है। एंड काफी मुस्लिम कंट्रीज में जो आम लोग हैं वो यही समझते हैं। तो ये बात है, ये दिस इज द कोर इशू। एंड मैं एक और बात बताता हूं, जो पैलेस्टीन का इशू है ना, इन मेनी अरब कंट्रीज, मेनी मुस्लिम कंट्रीज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेनी मुस्लिम कंट्रीज, ये जो इशू है, ये अब जमीन का इशू नहीं रह गया। जमीन का इशू डे वन से नहीं था, खैर वो सिर्फ पैलेस्टीनियंस के लिए जमीन का इशू या पॉलिटिकल इशू। फॉर देम इट इज अ रिलीजियस इशू, इट इज मुस्लिम्स अगेंस्ट जूस। इन्होंने ऐसे बना रखा। पाकिस्तान में तो खुल के बोलते हैं यार, पाकिस्तान में खुल के बोलते हैं कि यहूदी की साजिश है। उनको कोई मतलब नहीं है। इट्स फॉर देम इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, फॉर देम इट इज अ रिलीजियस इशू। ये धर्म युद्ध चल रहा है, रिलीजियस वॉर है। दैट इज हाउ मेनी कंट्रीज थिंक। मैं कह रहा हूं स्पेसिफिकली मुस्लिम कंट्रीज। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। और दोस्तों, अंत में वो कोडिंग इन्वेडर्स वाली बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कोर्स के लिए आपको जरूर रजिस्टर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, लिंक में प्रेस करिए और TCD27 जो कूपन कोड है ना, उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। TCD यानी कि द चाणक्य डायलॉग 27%। अगर आप TCD27 लिखेंगे तो कोडिंग इन्वेडर्स का आपको 27% डिस्काउंट मिलेगा। ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।